अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक बाय आरएचएस। तो जिस तरह मैंने कहा था कि इस पे हम लोग जो है वो कुछ टेक्निकल लोगों को, टेक्निकल इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ को ऑन बोर्ड लेंगे, तो उस तरह आज हमारे साथ हैं सुनील भाई। क्या हाल चाल है सुनील भाई, कैसे हैं? आज पाक व्हील्स का ऑफिस विजिट कर रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर हम दो मंज आज मिल बैठे हैं। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि पाक व्हील्स पाकिस्तान के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कार्स के अंदर जो है वो बड़ा ग्रो कर रहा है पिछले काफ़ी अरसे के अंदर। जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि अगर हमने कोई कार लेनी हो या बेचनी हो तो उसके अंदर हम पाक व्हील्स, हमारे पास एक ऑप्शन होती है। उसके बाद मोटर शोज़ वगैरह होते हैं जो पिछले 1-1.5 साल से तो बंद पड़े हुए हैं। तो उसमें किस तरह से ये पाक व्हील्स क्या क्या और क्या काम कर रहा है, जो मतलब ये बाइंग एंड सेलिंग के अलावा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप जाने का, टाइम देने का। जहाँ तक आपने बात की क्या क्या चीज़ें हो रही है, जब इनिशियली पाक व्हील्स स्टार्ट हुआ था तो एक बेसिक नीड थी कि हम अगर बचपन में, खैर आप तो अभी बड़े यंग हैं, हमारे बचपन में अखबारों में ऐड आते थे गाड़ियों के ना, ठीक है, और होता था कि जी मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, या एक लाइनर होता था आर्मी अफसर के इस्तेमाल, दैट कुडंट कम्युनिकेट एनीथिंग अबाउट द कार इटसेल्फ। सो ऑनलाइन क्लासिफाइड में पाक व्हील जो वी वर द फर्स्ट वन, जो 2005 में, जब कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं होता था, तो हम पहले थे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासिफाइड शुरू किया। और बट स्टोरी वहाँ खत्म नहीं होगी, मतलब 2005 से लेके अभी किस आगे 16 साल हो गए हैं। लोगों को लगता है कि जी पाक व्हील के ऊपर सिर्फ गाड़ी का ऐड लगता है और बस गाड़ी लगती है। सो देयर अदर सर्विसेज जो कि हमने टाइम के साथ साथ कंज्यूमर के पेन पॉइंट जो है वो देख के ऐड किए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा मसला होता था कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि यार गाड़ी चेक कैसे करनी है। जाएंगे पेंटर लेके जाएंगे, वो उसको आंख मार देगा या 500 रुपये दे देगा, तो वो जैसे कि आप कहेंगे गाड़ी, वो कह देगा ओके है। सो उसके लिए हम लोगों ने पाकिस्तान में थर्ड पार्टी, जो पहला जो है कहते हैं ना इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिशन ऑफ द कार, जो है वो शुरू की थी। और उसमें फिर कार शोर के नाम से हम लोगों ने इंस्पेक्शन सर्विस लॉन्च की, वो आ गई। ऐसे ऐसे और चीज़ें ऐड होने शुरू हो गई। ऑप्शन शीट वेरिफिकेशन, अगर आप जापान से गाड़ी मंगा रहे हैं तो आप उसकी ऑप्शन शीट वेरीफाई करा सकते हैं। गाड़ी लीज करानी है वो देख सकते हैं, आपने गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेनी है वो देख सकते हैं। और लेटली अभी हमारा जो ई कॉमर्स है हम लोगों ने वो ऐड किया। और एक चीज़ जो कि काफ़ी लोगों का मसला होता है, यार मैंने गाड़ी बेचनी है, मैं कॉल्स नहीं ले सकता, बिजी हूँ, तो उसमें हम लोगों ने सेल इट फॉर मी एक सर्विस है जिसपे आपकी गाड़ी जो है वो बेस्ट रेट पे बिकती है। वरना नॉर्मली होता है कि आप किसी शोरूम पे जाते हैं, ठीक है, वो आपको एक मौत का मंजर दिखाता है कि यार ये मर गए, डूब गए, हो गया, नवी गड्डियाँ आ गई तो पुरानी सस्ती हो गई, जबकि असल में महंगी हो रही होती है आपकी गाड़ी, बट वो आपसे सस्ती लेके उसी को पॉलिश वगैरह करके महंगी बेच रहा होता है। तो सेल इट फॉर मी सर्विस जो है उन लोगों के लिए जो बिजी हैं, जो अपनी गाड़ी की मैक्सिमम प्राइस लेना चाहते हैं, तो हमारी टीम जो है वो आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन भी करेगी, ऐड भी लगाएगी और बेचेगी। मतलब हमने सिर्फ आपको बता देना कि मैं ये गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ पाक व्हील्स, तो पाक व्हील्स उसको आगे सारा उसका काम ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज, जिस तरह कुछ टॉपिक्स हमारे होंगे जिन पे आज हम बात करेंगे। तो उनमें पहले तो मुझे ये कुछ बताएं कि जिस तरह हमारे पास अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर ये ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है, गाड़ियों का रश जिस तरह से बढ़ा हुआ है सड़कों के ऊपर, तो इसमें आपको नहीं लगता कि हमें जो है वो ये ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए जिस तरह ऑरेंज लाइन पाकिस्तान के अंदर आ गई है, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं कि अगर गाड़ियां आप देखें, एक बंदा 10 बंदे 10 गाड़ियों पे जा रहे हैं, उधर से अगर वो रश हमने कम करना हो तो क्या ये इसका पाकिस्तान में काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस हद तक हो रहा है? यार होना चाहिए। मैस ट्रांजिट पूरी दुनिया में है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, बट उसके साथ कनेक्टिविटी भी जरूरी है। अगर आप यूरोप में जाएं, लंदन में जाएं, तो मेरा इत्तेफाक वो मैं लंदन में पढ़ा भी हूँ, तो वहाँ पे आप ये कि जी आप इमरान खान साहब की तरह नहीं कह रहा कि मुझे बड़ा पता है यूके का, मैं वैसे जल्दी बता रहा हूँ कि वहाँ पे ये कि आप जो है पूरी दुनिया को देखें, वो ट्यूब स्टेशन पे गाड़ी पार्क करेंगे, मोटरसाइकिल, साइकिल, और फिर आप जाएंगे, बट उन ट्यूब स्टेशन को कनेक्ट भी किया जाता है आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। हमारे यहाँ मेट्रो शुरू हुई, उसके साथ फिर एक वो आई थी, पता नहीं कोई एक रेड सी बस सर्विस है, उसका नाम मुझे नहीं पता, बट वो उसको कनेक्ट करती है। क्या है? स्पीडो जो है उसको कनेक्ट करती है। तो बट अगेन वहाँ पे डिमांड साइड जगह, अब जहाँ की बात होती है, मतलब जितने मैं और आप और जितने हमारे फेसबुक के जो स्टार हैं या जितने लोग कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो कहते हैं जी हमारे मुल्क में इतनी महंगी मेट्रो की कोई जरूरत नहीं थी। सो इट्स लाइक ए चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि आपको कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, विद टाइम जो है वो आपको रिटर्न आएंगे। सिमिलरली अब जब हमारे मुल्क में मोटरवे बनी थी तब लोग कहते थे जी मियां साहब ऐशी कर रहे हैं, अपना शौक गाड़ी भगाने का पूरा कर रहे हैं। डाउन द लेन अब आज 24-25 साल हो गए हैं, आप भी, मैं भी, हर बंदा जो उनके खिलाफ है या नहीं वो उस पर ट्रैवल करता है। तो इस तरह के जितने भी स्टेप्स होते हैं जब इस टाइम पे लिए जा रहे थे, वो थोड़ा अहेड ऑफ टाइम होते हैं, और ना ही इनसे वोट मिल सकते हैं ज्यादा नंबर में, बिकॉज मोटरवे पे एक आवाम ट्रैवल करेगी, या अगर मैं और आप तो कभी मेट्रो पे ट्रैवल नहीं किए, और हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जंगला बस बन गई है। मुझे इशू सिर्फ यही है कि हम अगर हम बाहर जाते हैं ना, तो हम जितने मर्जी यहाँ से कोई अमीर बंदा जा रहा है जो भी, हम अक्सर मेट्रो में वहां पे जाके
ट्रैवल कर लेते हैं। मैंने वहाँ पे ये तुर्की शुर्की के अंदर ये देखा है कि लोग अगर कोई ऑफिस जा रहा है, वो जिस मर्जी पोस्ट के ऊपर है, वो अपनी गाड़ी ला के पार्क करता है मेट्रो स्टेशन पे और वो बैठता है और आगे निकल जाता है। तो ये चीज़ मैं पर्सनली अभी तक मैंने खुद भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया होगा। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि बढ़नी चाहिए यार। एक जमाने में ना, जब लाहौर में पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल नहीं थी। सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, जब ये मेन रोड बड़ी छोटी थी, यहाँ पे वो 47 नंबर वैगन चलती होती थी। तो मुझे उस जमाने में एक कीड़ा था कि यार मैंने ना चेक करना कैसी होती, मैं एक दफा बैठा, उसके बाद मैंने तौबा की कि मैं कभी नहीं बैठूंगा। फिर एक डेवो की सर्विस शुरू हुई कि जी वो आपको यहाँ से लेके आती थी, स्टेशन से आर्य बाजार जाती थी, आर्य बाजार से डिफेंस जाती थी, डिफेंस से वापस आती थी। दैट वाज अ गुड सर्विस। उस पर मैंने एक दफा ट्रैवल किया, फिर मैंने रेगुलरली काफी दफा उस पर ट्रैवल किया। बट अब जो है ये मेट्रो के अंदर तो एक तो वैसे भी अगर आप कभी जाने का आपका इत्तेफाक हो तो वहाँ पे इतना रश है, हाँ। इतना रश है बिकॉज शरफिया जो है ना, जिनको आप, मैं और आप जिसमें आते हैं, बिल्कुल फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम अपनी साइड ऑफ विंडो देखते हैं, हम अपनी टिंटेड ग्लास लगा के देखते हैं और कहते हैं ये याशी है जंगला बस, बिल्कुल। उस पर जाके देखें गरीब बेचारा जो शादरा से शुरू होता है वहां तक जाता है। सो बट वो एक वन रूट ओनली है। अगर आज आपने अभी यहाँ से डिफेंस जाना है और यहाँ से आपने ठोकर पे जाना है, या आपने लाहौर में कहीं भी ट्रेवल करना है, देयर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ नहीं, ये बिल्कुल नहीं। और वो भी अगर ऑरेंज लाइन है भी तो उसके लिए हमें एक जगह से जो अंदरून जाने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डिफेंस जाना हो तो कोई मेरे पास रास्ता, और अंदरून भी जाना है तो आपने ऑरेंज लाइन पे जाना है। हमारे यहाँ पे आधा काम किया जाता है, जिस तरह आप बता रहे थे कि टर्की में या बाहर जा भी जाते हैं लोग, अपनी जाके पहले गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ पार्किंग होती है और फिर जाते हैं। हमारे शहर में तो पार्किंग ही नहीं है। आप ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पे जब पहुंचेंगे ना तो आप ऐसे फील करेंगे कि यार मेरे से तो यार तो पता नहीं, रियली फील के आपको ना टेंशन शुरू होती है। आप आधी जगह पे पार्किंग नहीं है, बिल्कुल पार्किंग का वो तो एज्यूम के जो मेट्रो यूज कर रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन यूज कर रहे हैं, वो पैदल ही आए, पैदल आए। या अब अक्सर मैं सोचता हूँ हमें अंदरून जाना पड़ता है अक्सर अपनी शूट करने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि यार ऑरेंज लाइन पे जाएं। अब उसके लिए पहले सोचना पड़ता है कि यार ऑरेंज लाइन स्टेशन तक जाने के लिए मुझे ऊबर करवानी पड़ेगी या अपनी गाड़ी वहां जाए कहाँ खड़ी करनी पड़ेगी, फिर मैं ये करूँ। जब आप खड़ी करेंगे वापस आएंगे तो गाड़ी नहीं होगी या शीशे नहीं होंगे साइड वाले, तो कोई भी मसला हो सके। ये चीजें होनी चाहिए लेकिन अभी तक बहुत जरूरी है। और इसी की वजह देखें, अगर आप देखें ना, सबसे बड़ा गैप था जिसकी वजह से जितनी प्राइवेट जो है ना राइड हेलिंग सर्विसेज थी जब वो आई पाकिस्तानी मार्केट में, तो कैसे एकदम उसकी डिमांड जो है आउट रॉकेट की गाड़ियों की सेल बढ़ गई उसकी वजह से। मुझे याद है फरहान साहब की फेवरेट वैगनआर जो होती थी वो बिकिंग से चक्कर में थी कि जो करीम आ गया था तो करीम के चक्कर में बिकना शुरू हो गई थी। सो दिस शोज के मार्केट में डिमांड साइज बहुत ज्यादा थी और सप्लाई साइड का काम जो है वो ऑब्वियसली कोई आम कंपनी जो कर रही है या प्राइवेट कंपनी करेगी वो एक लिमिटेड उस पर कर सकती है। मैस ट्रांजिट का काम गवर्नमेंट का ही करना जरूरी है, बट वो होता तो नहीं। वो वही चीज़ है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें अपने ये मोटरसाइकिल्स की, स्पोर्ट्स बाइक्स वगैरह नहीं, ना ही कोई हैवी मशीनरी बाइक्स, अगर ये नॉर्मल बाइक्स की हम बात करें, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मोस्टली ऑडियंस है वो या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, तो लेकिन आजकल खैर गाड़ियाँ वो किसी भी तरह करके जो है हर घर में एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ियाँ हैं, लेकिन बाइक जो है वो एक ज़्यादा हमारी जो ऑडियंस की है वो ज़रूरत बाइक है। उसके ऊपर पाकिस्तान में हम शुरू से देख रहे हैं CD70, 125 इनके ऊपर काम हो रहा है। तो ये बाइक्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान में कब से काम शुरू होगा, ये क्या इसका यार मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो बाइक वाले को, एक तो मैं अगेन आई माइट साउंड थोड़ा क्रिटिकल, लेकिन ये बात सही है कि क्रिटिक करेंगे, आप क्रिटिसाइज करेंगे तभी बेहतरी आएगी चीज़ों को। और मैं इसलिए कहता हूँ कि यार पॉजिटिवली देखें, मेरा तो कोई फायदा नहीं। हाँ सही है। अब आप अगर देखें पूरे पाकिस्तान में ऑटो पॉलिसी भी बड़ा शोर हुआ, पूरे पाकिस्तान में बजट भी बड़ा शोर हुआ, मैंने भी हर बंदे ने कहा जी बड़ी अच्छी पॉलिसी आई है, रिलीफ दिया आवाम को, 850 गाड़ी से नीचे गाड़ी सस्ती कर दी है। बट मोटरसाइकिल के बारे में कोई पॉलिसी मोटरसाइकिल 1 रुपया सस्ता नहीं है अभी, बल्कि हम जब बात करते हैं तो थोड़ी देर पहले एक और सर्कुलर आया कि 2,500-3 हज़ार और महंगी हो गई है। सो इस साल में 6 दफा प्राइस बढ़ी है और कोई उसके अंदर जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से एक तो होता है ना, चले बाकी ऑटो मैन्युफैक्चरर उसको ऑटो का हिस्सा नहीं समझते मेरा ख्याल है। जहाँ तक नंबर्स का ताल्लुक है तो आपको बता दूं पाकिस्तान में तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकिल हर साल बनती है, देख लो, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करें, हम लोग अक्सर करते हैं गाड़ियों की प्राइस यार पाकिस्तान में इतनी है, इंडिया में इतनी है, बड़ी बुरी कंपनी है, ये तो गलत कर रहे हैं। मोटरसाइकिल्स को अगर आप देखें तो इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी स्मार्ट मोटरसाइकिल और लोअर बजट में, ये नहीं लोअर बजट, और वो एक्सपोर्ट करते हैं उधर। आप देखें उनका जो वो पल्सर और इस तरह की चीजें बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पे बाइक्स में उनके। हमारे यहाँ पे देखें CD70, मेरी उम्र हो गई है तो CD70 की भी उतनी उम्र है जितनी मेरी है, और मैं तब से देख रहा हूँ वही है, सिर्फ स्टिकर चेंज होता है, कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं है, उसको ब्लैक कर देते हैं, उसको व्हाइट कर देते हैं, 125 का स्टिकर चेंज और अगला मॉडल। जब तक मेरे ख्याल से उसके अंदर जो है ना, मतलब अगेन अगर आप जितनी कंपनी है बारिंग नाम कोई भी नहीं है, आप सारे को नाम डीबैच कर लें बाइक और खड़ी कर दें और उनके सारे मालिकान को बुला लें, खुद नहीं बता सकते कौन सी किसकी। बिल्कुल ऐसे 100% सेम ऐसे हमारे असल में ना कौम के अंदर बाइकआउट करने का रिवाज है नहीं, ना हम कर सकते हैं,
मतलब बड़ी चीजें ठीक हो सकती रीजन पता है बाइकआउट देखें, इट्स ऐसी चीज है कि इस तरह लोग कहते हैं ना कि ये ऐसी है, अगर गाड़ी का बाइकआउट करना चले वो भी आप लग्जरी का कर सकते हैं। मोटरसाइकिल एक नेसेसिटी है। हाँ एक आम आदमी जिसने अपने घर पे से जाना है, रोजगार पे पहुंचना है, उसने बच्चों के लिए रोजगार कमाना है, उसने फैमिली को कहीं लेकर जाना है, तो उनके लिए मोटरसाइकिल जो है प्राइमरी सोर्स है, वो ऐसी नहीं है, वो जरूरत है। अब अगर वही बात है मैं और आप बाइकआउट कर देंगे, मेरे आपके लिए शायद एक एक्सेसरी हो, जिसके लिए एक्सेसरी नहीं, उसने कहना है यार मैंने अपने बच्चों का रिस्क मानने जाना है, नवा मॉडल हो या पुराना मॉडल हो, स्टिकर चेंज हो या ना हो, वो तो मजबूरी का नाम बिस्मिल्लाह। बिल्कुल ऐसी, ठीक है, जितने का एक मोबाइल फोन आता है उससे सस्ता मोटरसाइकिल आता है इसमें। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। और इसके अंदर ये जो हमारा चल रहा है फिलहाल, गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर जैसे आपको पता है कि आ रही हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक कार का रिवाज जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में मेरे ख्याल थोड़ा ज़्यादा हुआ, ई-ट्रॉन आई है, MG ZS EV आई है। तो इसका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक का? अगर मैं देखूँ तो जिस तरह यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टेशन नहीं है इलेक्ट्रिक कार के लिए, तो इसका क्या फ्यूचर पाकिस्तान में हो सकता है? यार इलेक्ट्रिक कार दुनिया में तो देखें एक रियलिटी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेसिकली हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उन्होंने भी उसको गाड़ी के ऊपर ले लिया खाली। और अगर देखें तो अगेन ये जो है मैसेज के बजाय एक सिलेक्टेड जो क्लाउड है ना उसकी गाड़ियाँ बन चुकी हैं। अगर आपने भी बात ली, ई-ट्रॉन है, टाइकन है, या सस्ती भी ले लें ZS EV है, तो वो पाकिस्तान का 5% तक लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे नहीं कर सकते, उससे ऊपर के लोग 5% होंगे टॉप जो कर सकते। बिल्कुल ऐसी। जब आपको इलेक्ट्रिक पॉलिसी को कामयाब करना है, या दुनिया में भी देख लें, इट्स अ नंबर गेम, कि आपको अगर बेसिकली 2 चीजों की वजह से होती है। एक तो गो ग्रीन का नारा है, जो कि हमारे मुल्क में बिल्कुल फसाड है, बिकॉज आप बिजली बनाते हैं फर्नेस ऑयल से, फिर उससे गाड़ी चार्ज करके आप कहते हैं मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं गो ग्रीन, तो वो नारा तो बिल्कुल गलत है। बाकी अगर आप मैसेज के ऊपर जाते हैं कि उसकी सेविंग है और आपकी जो पोल्यूशन कम होगी, तो मैसेज पे आप कैसे जाएंगे? आप 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को इलेक्ट्रिक करें, ठीक है। ये टाइकन 8 होंगी, 10 होंगी, 100 हो जाएंगी, वो तो ई-ट्रॉन 400 होंगी, 500 होंगी। लेकिन अगर आपको लेवल ऑफ जिस पे जाना है ना, जिस पे बढ़ाना जा रही है, तो आपको उसको 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पे करना पड़ेगा। यही चीजें जो हमें मोटर बाइक्स की भी जो बात हम कर रहे थे, और उसमें भी कोई इनोवेशन पाकिस्तान में देखता हूँ कि एक वही 70cc उसके साथ एक मोटर लगा दी। अब बचपन से किसी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट पकड़ लें, जो आपको कभी कोई स्टूडेंट अप्रोच करेगा, जी हमने एक फार्मूला 1 गाड़ी बनाई है, वो नाम की फार्मूला 1 है, ठीक है। असल में वो एक होता है पीटर इंजन लगाया होता है, 2 पहिए होते हैं, उसको हर बंदा किक मार के, और मैं पिछले 15 साल से हर इंजीनियर का ये फार्मूला 1 देख रहा हूँ। और आजकल फार्मूला 1 वैसे भी बड़ा वायरल हुआ है, वो तो आजकल वैसे भी हो गया है। तो अगर इसी तरह आप देखें बाइक्स के अंदर भी, हाँ जी, तो पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक बन रही है, वो इस्त्री वाला स्विच लगाया होता है, उसको साथ ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे नहीं ना, प्रॉपरली टेक्नोलॉजी। अब देखें दुनिया के अंदर ये इलेक्ट्रिक कार्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ई-हाईवेज तक बात जा चुकी है। यहाँ पे हम ई-हाईवेज तो बड़ी दूर की बात है। अगर इलेक्ट्रिक कार फॉर एग्जांपल कल को एप्पल कार आती है या टेस्ला पाकिस्तान के अंदर आती है, नॉर्मली इतना खैर यहाँ पे कोई अफोर्ड इतने वही 5% वाली बात है, लेकिन अगर ये चीज़ होती है तो हमारी तो फिलहाल नॉर्मल रोड्स मेरा ख्याल है उस हिसाब से नहीं है, तो ई-हाईवेज तो बड़ी दूर की बात है यार। ई-हाईवे तो मतलब मैं कह रहा हूँ एक ख्वाब है, शायद देखेंगे, लेकिन अभी जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, मतलब उनके लिए इतना मसला होता है कि उन्होंने अगर एक जगह से दूसरी जगह शहर में भी जाना है, तो रेंज एंग्जाइटी एक ऐसी चीज है कि आपको होता है कि यार मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा। अगर आप इस वक्त बैठे हुए गुलबर्ग के अंदर और आपने गाड़ी में अगर इलेक्ट्रिक चार्जिंग करनी है, तो आपको एक्सपो सेंटर जाना पड़ेगा। हाँ, एक्सपो सेंटर आप जाएं, ठीक है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। इसी तरह अगर आपने मोटरवे पे जाना है, तो आप भेरा से नॉर्थ उतरेंगे, भेरा के ऊपर भी नहीं। अच्छा, भेरा पे भी नहीं, भेरा पे भी नहीं, ये भी गलतफहमी क्लियर करते हैं अपने ऑडियंस के लिए। भेरा के ऊपर, मोटरवे के ऊपर चार्जर नहीं है, मुझे लगता है। आप भेरा से उतरेंगे, ठीक है, वहाँ पे चंद पेट्रोलियम है। अच्छा, वो मुख्तारिया नहीं था कि वो पता नहीं कोरोना आ गया, वो बड़े फेमस हुआ था, उनका चंद पेट्रोलियम है, वहाँ आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप चार्ज करेंगे, फिर आप दोबारा चढ़ेंगे और फिर आप बड़ी मुश्किल से वहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो ये किस तरह, मतलब ये जो लोग ये ई-ट्रॉन बहुत ही ज्यादा इस तरह फिर जिस तरह रिक्शे फिर रहे हैं, ई-ट्रॉन किस तरह ये लोग इतना कैसे कर रहे हैं? ये शहर में चलाने के लिए लोगों ने रखी है। देखिए ई-ट्रॉन हर उस बंदे के पास गाड़ी है जिसकी वो फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ या फिफ्थ कार, बिल्कुल ऐसी हो जिसकी इट्स अ टॉय फॉर देम। बिल्कुल अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये मैसेज नहीं है, शर्फियां हैं, ये इनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही है जैसे कि आपने एक टी शर्ट पहनी, उन्होंने गाड़ी ले ली, हाँ जी बिल्कुल, तो वो चार्ज हो ना हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। गेम ये है कि अगर आपको मैस लेवल पे लेके जाना है, तो चिकन एग प्रॉब्लम को आपको सॉल्व ऐसा करना पड़ेगा कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा चार्जिंग का। और गवर्नमेंट ने भी मेरा ख्याल है जो ऑटो पॉलिसी में इलेक्ट्रिक पे बेसिकली रिलैक्सेशन दी है, उसका मकसद ये है कि पहले नंबर ही कोई नहीं थे कि अगर लेट्स से आप एक कारोबारी आदमी है, मैं कहूँ यार मैंने चार्जिंग स्टेशन लगाना है, तो हमने उसको कितनी गाड़ियां चार्ज करेंगे तभी उसका आरओआई निकलेगा ना। तो पहले तो नंबर ही बड़ा कम था। तो अब उन्होंने कहा कि यार इस साइड ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि हम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स बढ़ाते हैं, तो खुद ही लोग आके इलेक्ट्रिक चार्जर लगाना शुरू कर देंगे। बट अभी उसके अंदर कोई इतनी खास मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखें होपफुली जब तक चार्जिंग नेटवर्क नहीं होगा तब तक तो काम नहीं चलता, तब तक नहीं काम चल सकता। अच्छा, उसके बाद ये अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो बाहर जिस तरह एप्पल, बड़े बड़े जितने भी जाइंट्स हैं,
वो अपनी गाड़ियों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। जिस तरह एप्पल आजकल काम कर रहा है, तो 2023 से 25 में मेरे ख्याल है वो बोलते हैं कि हम अपनी गाड़ी जो है वो दुनिया को दे देंगे। टेस्ला बड़ी आगे निकल रहा है। तो पाकिस्तान में जो ये काफ़ी बड़े जाइंट्स अगर बैठे हैं, तो ये क्यों नहीं अपनी लोकल प्रोडक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम सिर्फ वो टोयोटा, होंडा और उस चीज़ के अंदर जिस तरह से फंसे हुए हैं, तो लोकल गाड़ी क्यों नहीं पाकिस्तान की कोई आ रही? जिस तरह ये इतना बड़ा ग्रुप है इसका, मियां मंशा वगैरह का, कोई क्यों नहीं इस तरफ जा रहा? यार मसला ये कि देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है। अगर आप गाड़ियों की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो अभी जिनको आप आइस कार्स बोलते हैं ना, इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियाँ, उनके इंजन और गेयर भी नहीं बनते। जो इनको आप और मैं शायद फरसूदा कहते होंगे, लेकिन वो भी आपके मुल्क में इंपोर्ट होता है। और इंजीनियर्स का मैंने आपको बता दिया कि आपके इंजीनियर्स जो फार्मूला 1 गाड़ी बनाने में बिजी हैं। सो जब तक असल R&D असल टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो नारों में हम बड़ा आगे हैं कि हम पाकिस्तानी बड़े हैं वो। बट अगर आप अपनी जिसे कहते हैं ना क्रिटिकली देखें तो हमारे क्रेडिट पे कौन सी इन्वेंशन है? सो इलेक्ट्रिक गाड़ी हमने कहाँ से इन्वेंट करनी? वो यही इलेक्ट्रिक है, हम सिंपल कोई नहीं इन्वेंट कर रहे, तो इलेक्ट्रिक तो बड़ी दूर की बात है। यू गॉट द आंसर। तो फिर हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पाकिस्तानी कंपनियां जो है इलेक्ट्रिक में, यार वो पहले पुराने जो 30-40 साल से बना इंजन लेके आ रहे हैं वो नहीं बना सक रहे, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक पे कहा है। मेरा पॉइंट ये है कि जिस आप गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है, गवर्नमेंट के जितनी भी रिलैक्सेशन है वो इस चीज़ पे एम्ड है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगे तो आपको सिर्फ 1% GST देनी है एज अपोज टू 10% ऑन इम्पोर्ट। पहले 17% थी, वो इम्पोर्ट पे 10 कर दी है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बनाएंगे तो 1% कर दिया है। सो गवर्नमेंट ने उस तरह से पॉलिसी दे रहे हैं, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। बट एक साइड है इक्वेशन की, उसी गवर्नमेंट के अंदर अगर आज आपने ई-ट्रॉन रजिस्टर करानी है तो मैं आपको फिगर्स बता सकता हूँ। लाहौर में 7 लाख रुपए की रजिस्टर होगी और सालाना टोकन है 22,000 रुपए। इस्लामाबाद में वो गाड़ी 90,000 रुपए की रजिस्टर होगी, सालाना टोकन 0 है। पेशावर में वो 1 रुपए पर रजिस्टर होगी, सालाना टोकन 0 है। तो कराची का मुझे नहीं पता, वो उनका साई सरकार का अपना सिस्टम होता है। सो गेम ये है कि आप अपनी एक यूनिफाइड पॉलिसी नहीं बना सके। 5 सालों से हम चीख रहे हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, होता है ना, हर बंदे का एक शौक होता है। तो पिछली गवर्नमेंट का शौक मेट्रो और मोटरवे था, इनका इलेक्ट्रिक के ऊपर है। बट इलेक्ट्रिक के ऊपर आने के बाद भी अगर आप एक यूनिफाइड पॉलिसी नहीं ला सके, एंड अगेन जितने आप और मैं बात कर रहे हैं 600 700 800 इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में है, इट्स अ शेम कि हमारी हाईवे के ऊपर एक चार्जर नहीं है। आप मैकडॉनल्ड्स खा सकते हैं, आप वहाँ पे हार्डीज खा सकते हैं, आप सबवे खा सकते हैं, आप चरगा खा सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार नहीं, दुनिया की हर चीज खा सकते हैं, हर ब्रांड ला सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज नहीं कर सकते। जबकि हमारे मुल्क के अंदर इस टाइम पे अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे नारा ये कि वी वांट टू गो ग्रीन एंड हमें इलेक्ट्रिक करना, तो इट्स अ शेम। तो कैसे हो सकता है? मतलब अगर हम नारे इतने अगर लग रहे हैं तो किस तरह से हमारे पास चार्ज करने के लिए है? इफ वी वॉक आवर टॉक तभी होगा ना। मैं तो नहीं कर सकता, मैं और आप एक प्राइवेट बंदे, आप आज चले, मैं आज ऐलान करता हूँ कि पाक व्हील जो है ना, मैं कहता हूँ वो उसके चार्जेस बर्दाश्त करने को तैयार है, मोटरवे पे लगाने दें। वो इतना किराया मांगेंगे, वो पाक व्हील्स जितने का चार्जर है उससे ज्यादा वो किराया मांग लेंगे। और उसमें सबसे बड़ी इंपैक्टमेंट ये देखें, आम फ्यूल स्टेशन है ना, उस पर आप जाते हैं, आप उसका रेंट देते हैं 30 लाख महीने का, उसमें 6 पॉइंट हैं, हर 2-3 मिनट बाद गाड़ी जाती है, नया कस्टमर आया। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक का मसला ये कि उसने 45 मिनट 50 मिनट में चार्ज होना है। सो एक पॉइंट आपको दिन में 24 ज्यादा कस्टमर नहीं दे सकता। एक चार्ज 1500 रुपए का है। 1500 रुपए में अगर आप कहते हैं मैंने 1500 रुपए प्रॉफिट रख लिया, तो 30 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45,000 रुपए बनते हैं। 45,000 को आप 30 से 12 लाख बनते हैं, तो 30 लाख किराया कहाँ से निकालना है? हाँ, वो उससे डबल तो किराया है, उसकी इकोनॉमिक्स नहीं बनती। तो इसके लिए आपकी गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि भाई जो लगा रहा है ना उसको हाथ से पैसे दे के भी तू लगा। ठीक। वो भी तो देखें, एक हिट ले रहा है ना, एक चार्जर कोई सस्ती चीज नहीं है। मिनिमम चार्जर जो वो स्टार्ट होता है 25-30 लाख से, जो आपका इलेक्ट्रिक कार का जो कि आपका इंडस्ट्री लेवल पे लगना है, जिससे कोई चार्ज करना है। और अच्छा जो है वो करोड़ से ऊपर भी है। और फिर मैंने आपको सामने बता दिया कि दिन में उस चार्जर ने मैक्सिमम अगर 100% पे चले, अब मोटरवे पे चले, आज आप लगा लेते हैं, तो एक दिन में कितनी ई-ट्रॉन चल रही होंगी मोटरवे के ऊपर? 10, 20, 30, 40, 50। बस यही रेशो होगी। अगर टोटल 600 है, 10% ज्यादा नहीं चलेंगे। नहीं 60 गाड़ियां, बिल्कुल ऐसी 60 गाड़ियों में से 30 इस तरफ होंगी, 30 इस तरफ होंगी। तो आपने इस साइड पे लगाया, मैंने इस साइड पे, ठीक है, तो अब लगा लेंगे, क्या हिसाब है? 30 बंदों से कितना कमा लेंगे? लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि वो उससे ज्यादा तो रेंट मांग लेंगे, तो ये फिर किस तरह से बढ़ सकती है चीज में? ये इसीलिए बढ़ सकती है कि जहां भी ये लगना है उस लेवल के ऊपर ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिस तरह देखें सोलर में इंसेंटिव, अगर आज आप सोलर लगाते हैं और आप किसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप सोलर लगाते हैं, उसके ऊपर तो आपको कैबोर -2 या 3% पे लोन मिलता है। बिल्कुल डजंट मेक सेंस। आप कहेंगे मैं एक आम आदमी हूं तो मुझे तो आप कैबोर +3 पे दे रहे हैं, इसको क्यों दे रहे हैं -2? क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है, वो चाहती है कि जी आप ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट करें। मेक सेंस। इसी तरह आप अगर इलेक्ट्रिक चाहते हैं, और हम सारे नारे मार रहे हैं इलेक्ट्रिक गो इलेक्ट्रिक गो इलेक्ट्रिक है, तो गो इलेक्ट्रिक कैसे होगा जब तक आप उस चार्जिंग नेटवर्क को नहीं लगाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे ख्याल से 2 व्हीलर 3 व्हीलर और एक स्टेप जो कि अच्छी बात है कि जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो एटलीस्ट उसको जो आपकी बसेज हैं वो इलेक्ट्रिक हों,
हाँ जी, उसके अंदर फिर वो चीज़ हो सकती है। जब वो होगा तो फिर चार्जिंग स्टेशन भी आएंगे, फिर कंपटीशन भी होगा, फिर ये भी लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगली चीज़, जिस तरह पार्क व्हील्स की अक्सर रिव्यूज़ वगैरह मैं देखता रहता हूँ, वीडियोस चल रही होती हैं, तो आप हर ओनर से जो है ना एक चीज़ लाजमी पूछ रहे होते हैं, अगर उसकी इम्पोर्टेड कार है खास तौर पे, कि यार आपको इसके स्पेयर पार्ट्स का जो इशू होता है वो आप किस तरह से डील करते हो। हर बंदा कहता है कि यार मुझे थोड़ा सा इसमें मसला होता है, ये वो कोई ज़्यादा मोहब्बत अपनी गाड़ी से करता हो तो वो कह देता है कि वो मंगवा देते हैं जिस तरह। तो पाकिस्तान के अंदर अब मैं जिस तरह MG की बात करूँ, MG के पास अगर मैं जाके कहूँ ना आपके पास स्पेयर पार्ट होते हैं गाड़ी अगर मैं लेने गया हूँ, वो हाँ जी मैं हमारा पीछे स्टोर है उसमें, जब मैं बाद में एक्चुअल लेने जाऊँगा उनसे तब वो मुझे कहेंगे जी 15 दिन आप वेट कर लें, 20 दिन वेट कर लें, दुबई से आएगा ये वो। तो उसमें देखें, ये तो अब कंपनीज के ऊपर है कि वो क्यों अपना स्पेयर पार्ट क्यों नहीं मंगवा रही है, क्या वजह है। तो अगर इसमें कोई पार्क व्हील्स, ऐसा पार्क व्हील्स काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो क्या आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आप बाहर से कंपनी से स्पेयर पार्ट मंगवा के रख लें और पाकिस्तान के अंदर आप अपने जो है उसको सेल करें, ये क्या इसकी वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा है? यार उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो कंपनियां हैं, कई की जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप किसी का पार्ट लेने जाना मार्केट में कहेंगे जी वे नंबर दें, तो आपकी जो सप्लायर है उनका एग्रीमेंट ये होता है आपके साथ कि जी वो आपके अलावा बाय पार्ट नहीं देंगे, पहली बात। ठीक ठीक। और वॉल्यूम की गेम है, अगर कोई नया ब्रांड आ रहा है MG है या कोई भी जो उनकी अभी कम वॉल्यूम है, तो उसकी कोई ना कोई ऑल्टरनेट आफ्टर मार्केट प्रोडक्शन भी कोई शुरू ही नहीं करेगा। टोयोटा, सुजुकी, होंडा का आप लेने जाए आपको पार्ट मिल जाता है। सिमिलरली इसके अलावा अगर आपकी जो पार्ट्स मार्केट में भी गेम देखें सप्लाई डिमांड की, अगर बहुत लिमिटेड मार्केट है तो उसके लिए मैं या कोई भी कहीं से कहाँ से लेके आएगा। और जो वॉल्यूम वाली पार्ट्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबिलिटी भी है, हमारा जो ई स्टोर है हम भी काम कर रहे हैं। बट जो सिलेक्टेड आइटम्स है ना उनके साथ एक ये है। फिर दूसरी चीज जो आ जाती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसला ये है कि आप पार्ट लेकर आ जाएंगे, वो आप लगाने कहाँ जाएंगे। हाँ। सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अगेन एक रेवोल्यूशन जो ये आ रही है कि वो उनके अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है। आपने ना ऑयल चेंज करना है, सिर्फ आपकी गाड़ी के अंदर ब्रेक पैड चेंज होने हैं, टायर चेंज होने हैं, बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। कोई मेंटेनेंस उसके अंदर नहीं है। बट अभी अगर उसमें मसला सिर्फ ये है कि लोग खुद इंपोर्ट कर लेते हैं। जिस तरह अभी पोस्ट आइकन थी उनका ग्लोबली एक रिकॉल आया हुआ, और ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ी का ये होता है कि ओवर द ईयर होता है कि आप उसको सॉफ्टवेयर से अपडेट करते हैं, बट वो ओवर ईयर नहीं है, उसके लिए आपको फिजिकली लेके जानी है। सो अब यहाँ पे डीलर नहीं है तो आप गाड़ी को पहले एयरलिफ्ट करेंगे वापस, बाय सी वापस भेजेंगे, फिर चेंज कराएंगे। सो ये है। और इलेक्ट्रिक में भी जो मेरा सबसे बड़ा एक कंसर्न है ना वो ये है कि जिस तरह हम 40 साल से एक CD70 और 125 में रोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक में भी क्या होगा कि अगेन हर बंदा जो है वो प्रॉफिट बनाने के लिए कारोबार बैठा है। मैं और आज आप चाइना जाते हैं, हम कहते हैं हम दोनों कंपनी बनाते हैं, मानजन कंपनी बना के हम इलेक्ट्रिक गाड़ी मंगाते हैं। चाइना से सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी मंगाएंगे, वो उसमें होता ही है कि वो टाइम डिटेरियोरेट कर जाएगी, और जिसने ली होगी वो क्या कह रहा है मैं तो लुट गया। और पूरे पाकिस्तान के अंदर इनिशियली यही होगा कि जिन लोगों ने ली होगी उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की एफिशिएंसी नीचे जाएगी। बिकॉज़ देखिए हर बंदा टाइगन नहीं ले सकता, हर बंदा इलेक्ट्रॉन ले सकता। लोगों ने सस्ते उस पे सोल्यूशन जाना है, मार्केट में आना भी शुरू हो गए। 15 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी आप देखते होंगे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, वो ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी को आज आप लेंगे और 6 महीने बाद आप आंखों में कुछ देख के रोएंगे। और रीजन क्या है कि आपकी इंपोर्ट के ऊपर कोई क्वालिटी पॉलिसी नहीं है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक मंगानी है तो इसके इतने एटलीस्ट ये मिनिमम बैटरी होनी चाहिए, लिथियम आयन होनी चाहिए, इतने इसके चार्ज होने चाहिए, इतने किलोवाट होना चाहिए उसका चार्ज होना चाहिए। देयर इज नो स्टैंडर्ड। सो एवरीबॉडी जो कि प्रॉफिटियर है, जिसको एक जैसे कहते हैं ना एवरी बिजनेसमैन इज अ प्रॉफिट सीकर ना, उसको रेंट सीकर है, उसने तो प्रॉफिट कमाना है। सो मैं और आज आप चाइना जाएंगे, हम अगर देखने में बिल्कुल ऐसी लगती हो, इलेक्ट्रिक मोटर बेशक साल बाद जवाब वो जो मर्जी अंदर से कबाड़ा, तो साल बाद पूरे पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियां खड़ी होंगी। इधर पहले भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी आई हैं, स्कूटर भी आई हैं, मेरे पास भी था एक। अच्छा। वो आप उसको लेते थे, चलाते थे, बड़ा मजे का चलता था वो। साल बाद चार्जिंग भी खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया और वो आज तक कबाड़ पड़ा हुआ है। और उसके बाद मुझे कोई पूछता तो मैं कहता हूँ भाई दूर रहना, इलेक्ट्रिक ना लेना। इसी तरह भी वो डोंट वांट कि दुनिया में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ रही है और हमारे मुल्क में लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि पीछे रहो। बट उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पॉलिसी बनाए, वो नहीं बना रही, क्योंकि ये बड़े लेवल का काम है। ये मेरा और आपका एक काम तो नहीं है कि हम इसको इलेक्ट्रिक को यहाँ पे आम कर दें। यार मतलब 1947 से लेके अभी तक हम एयर बैग मैंडेटरी नहीं कर सके। आप देखें तो उस रॉकेट साइंस को जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की है उसको डीकोड करने में बड़ा साल लगेगा। मैं हैरान हूँ कि चले होंडा सिटी में लेट आया, लेकिन क्या मतलब उस होंडा सिटी में 2021 में आके एयर बैग आया और उस पर खुशी की बात चल रही थी कि यार वाओ एयर बैग दे दी। तो अब ये तो हालात है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ देखिए उसको पॉलिसी बनाने में अभी तो वो भी अभी तक पॉलिसी मैटर नहीं है। अभी तक वो उसमें सियासी नाज जरूर लगते हैं कि जी पार्लियामेंट में ये हो गया, और अभी तक वो किसी के लिए जरूरी नहीं है। आज भी गाड़ी बना सकते हैं पाकिस्तान में जिसमें एयर बैग ना हो। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन जरूर चाहिए कि इंपोर्ट पे चेक हो कि भाई ये गाड़ी जो है ये स्टैंडर्ड पे पूरी हो रही है। यहाँ तो अभी तक कन्वर्जन ही निकाल सक रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक साइज की जगह चले जाए और किसी से इंटरव्यू लेके जी ई-ट्रॉन की 4 डिफरेंट पॉलिसियाँ क्यों हैं। पंजाब वाले कहते हैं 3500 सीसी है, वो सेंटर वाले कहते हैं कि 1000 सीसी है, इसका लाइफ टाइम टोकन है, जबकि वो दुनिया में सीसी कन्वर्जन नहीं है उसकी।
बिल्कुल। सो ये आपके अभी एक्साइज वाले सारे इस चीज पे लड़ रहे हैं कि जी हम उसको सीसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो जब सीसी में कन्वर्जन नहीं हो सक रही तो ये कैसे स्टैंडर्ड चेक होगा कि एंट्रेंस पे चेक क्या करना है कि बैटरी कितने किलोवाट है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी एक्रेडिशन क्या है, उसकी लाइफ कितनी है। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों का पैसा एट द एंड पूरी मुल्क का पैसा है ना, बिल्कुल आपका मेरा सबका पैसा अगर इस तरह जाया होगा इलेक्ट्रिक पे, और फिर लोग होगा क्या कि उससे मुतरफर हो जाएंगे, लोग कहेंगे यार ना लो इलेक्ट्रिक गाड़ी को फायदा नहीं है। पहले अभी मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि 70% आबादी देहातों में रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो नहीं कभी जाएंगे इलेक्ट्रिक, कभी पॉसिबल, उनका फोन चार्ज नहीं होता, गाड़ी कहाँ चार्ज होती, पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए जो 30% भी रह जाएगी बाकी, उसके अंदर भी आप उसको अगर किसी की प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट करें। और अभी तो उसकी चार्जिंग स्टेशन का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं। मैं तो कल सोचा था कि यहाँ से एक तार लटका के नीचे चार्जिंग शुरू कर दे देना पड़ेगा उसका। अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर जिस तरह पार्क व्हील्स पिछले काफ़ी अरसे में शुरू में भी मैंने बात की है कि आप लोग जो इसमें स्पेयर पार्ट्स के अंदर भी कुछ चीज़ें आपकी चल रही, तो पार्क व्हील्स का अभी तक ई स्टोर्स नज़र आ रहे हैं, कोई फिजिकल स्टोर क्यों नहीं अभी तक नज़र आ रहा, क्या वजह उसकी? ये फिजिकल का एग्जैक्टली जो हमारा बेसिक मॉडल है ना सारा, उसमें काम ही है कि आपको फिजिकल स्टोर की जरूरत नहीं है। दुनिया जा रही है कि आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे जाएं। मैं फिजिकल स्टोर बनाऊंगा, ठीक है, मैं उसका रेंट दूंगा। जब भी हम बात करते हैं तो मैं रेंट किससे लूंगा? हाँ, आपसे लूंगा, बिल्कुल। तो मैं वही बेनिफिट आपको क्यों ना पास कर दूं। जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऑनलाइन के अंदर जो अपनी कॉस्ट सेव करते हैं, आप वो कॉस्ट जो है कंज्यूमर को पास करते हैं। और अगर आप देखें तो मेरे अलावा और भी बहुत से ऑनलाइन स्टोर हैं और एक कंपटीशन है जिसका सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर को होता है। 2-3 चीजें जो पाकिस्तान में मुझे ऑनलाइन में लगता है अभी मैच्योरिटी की जरूरत है, वो दोनों साइड से है, सप्लायर साइड से भी, बायर साइड से भी। तो मैं अक्सर देखता हूँ जी, मुझे कोई मैसेज करेगा जी मेरे साथ पार्क व्हील ने फ्रॉड कर दिया। अच्छा, जब वो ये बोलते हैं ना तो मैं परेशान हूँ, तो पता नहीं क्या हो गया, सुबह फजर पे उठे जी फ्रॉड हो गया। अच्छा जी, उनसे पूछो क्या हुआ, वो जी एक जो ग्लिंट की बोतल मंगाई थी वो लीक हो बड़ा फ्रॉड हुआ है। सो उस लिहाज से लोगों के अंदर भी ये भी कॉन्सेप्ट जो है ना कि देखें पूरी दुनिया जो हमसे 10-15 साल आगे ऑनलाइन में चीजें आती हैं, वापस चली गई, कोई फॉल्ट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा स्टोर 100% सही चीज प्रोडक्ट देगा, या हो सकता है गलत हो, बट लोगों के अंदर सब्र नहीं होता। हमने जी आपके उसमें ऑर्डर किया था, कोई जवाब नहीं दे रहा। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट भेज दें, स्क्रीनशॉट भेजें जी। कल रात को मैंने 11:30 बजे मैसेज किया था, सुबह 8 बजे जवाब नहीं आया। कल रात संडे था, हमारे यहाँ पे 24 घंटे और उस तरह काम नहीं हो रहा। तो हमारे पास अभी दोनों साइड से, अगेन आई अंडरस्टैंड हमारी साइड से भी गलती है कि दुनिया 24 साइड से भी बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग सब्र हमें नहीं है। ऑनलाइन जब हम परचेज करने बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि बस ये अभी मैं इसको बोलूंगा और ये अभी देखे जाए। दूसरा एक और जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आया ना, मैं हमेशा कहता हूँ सोशल मीडिया के जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ कर्स भी है। मैं और आप किसी के बारे में कोई वीडियो बना के किसी टाइम भी डाल सकते हैं, किसी टाइम कोई उसमें तो वो हमारे कंज्यूमर के अंदर थोड़ा बहुत है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए जो ई स्टोर्स का कॉन्सेप्ट है पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, कोविड के बाद हो मोर सो कि आप एक लैंड लेते हैं, उसका आप किराया देते हैं, फिर गवर्नमेंट आपको हथकड़ियां लगाती है कि आपने खोलना नहीं है। तो ये ऐसा एक सिचुएशन आ गई कि एक लीगल कारोबार भी इलीगल हो चुका है हमारे मुल्क में, क्या दुनिया में। तो उस टाइम पे ई कॉमर्स की जो चीजें हैं वो मेरे ख्याल से दे आर मच बेटर ऑप्शन। इम्पेडिमेंट क्या है कि आप में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि खासतौर पे अपने गाड़ी की कोई चीज़ मंगानी हो, क्योंकि गाड़ी एक हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है। लेट्स से अगर आपने टायर मंगाए हैं, जब आप लगवाने जाते हैं, जिसके पास लगवाने जाते हैं उसकी दिहाड़ी मारी होती है, वो कहता है वो पैन है कितों मंगा लेने खराब ने नदी डेढ़ दोबारा लगी, या आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके जाते हैं, जो लगाने वाला है वो फिटिंग के वक्त गलत लगाता है, वो उड़ जाती है, वो कहता है ये तो खराब आई थी। तो इस तरह की जो है ना कि उस पजल का जो पार्ट है ना, बिल्कुल वी ट्राइंग टू सॉल्व दैट। अभी भी कई चीजों में है ये कि कई तो है प्लग इन पे आपने कर ली, DIY आपने गाड़ी के कपड़ा मंगाया खुद साफ कर ली, गाड़ी पॉलिश मंगाया खुद कर ली। मगर कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो कि अच्छी आइटम है, गैजेट्स हैं, मुझे बड़ा शौक है गैजेट्स का। तो अगर आप गाड़ी का LED मीटर मंगा रहे हैं, आप खुद नहीं लगा सकते, वो आपको फिर वो आपने जिस बंदे से लगवाना है आप उसके ऊपर है। पहले वो आपको सुनाएगा बाबू जी ये तो खराब है मेरे तो ले लेंदे, बिल्कुल ऐसी ये वो चलाते चढ़ा देगा। और ये बड़ी आदत है हमारे मुल्क में। मजे की बात ये कि मतलब कोई भी चीज हो, हम लोगों ने जब इंस्पेक्शन सर्विस शुरू की थी, मैं 90% ऑफ केसेस जो है ना उनमें मैं रिपोर्ट आपको अब जबानी बता सकता हूँ कि जब आप किसी गाड़ी ले रहे हो ना, आप उससे बात करेंगे कि यार मैंने गाड़ी इंस्पेक्शन करनी, ओ जी उन्होंने की पता गड्डी दा ऐसी, ओ जी है तो मम्मी डैडी बच्चे ने ऐसी होता है। सो जो ये कहना है इसका मतलब वो दोनों पर वो समझ ले, क्योंकि उसकी चीज खराब है, जिसकी सही होती है वो कहते हैं ये पढ़िए जो दिल करता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट चीजों के अंदर जो आपकी हमारी एक जनरल एक कहते हैं ना, एक आपकी साइकी एज अ नेशन बन गई हुई वो है कि मैं अगर अच्छा हूं ना तो मैंने अपने आप को अच्छा नहीं कहना। मैं यार हमजा बड़ा बुरा है, वो तो 3 नमाज़ा पढ़ता है, मैं 4 पढ़ना, मैं उससे बेहतर हूं, मैंने 5 वाले को बेंचमार्क नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। सो हम दूसरों को डिवैल्यू करके या दूसरे को नीचे दिखा के अपने आप को ऊपर करना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं अपना लेवल वैसे आप कर लूं, अपने आप को नहीं हम एक्सप्लेन करते, बस दूसरे को हमने गिराना, हमने अपने आप को बेहतर नहीं करना ना। अच्छा, एक चीज और मेरे ज़हन में बड़ी चल रही थी पिछले काफी अरसे से कि जिस तरह अभी कोई गाड़ी हमने लेनी हो, उसके बाद उसका नंबर लगवाने के लिए हमारे ना बड़े दिन जलील हो जाते हैं कि जाना है
बनने हैं उसका और वो रजिस्टर करवाना है और ये, तो ये डिजिटलाइज क्यों नहीं हो रहा है ये वाला निज़ाम जो हमारा एक्साइज का, ये घर बैठे नंबर क्यों नहीं लग रहा हमारा? यार चलिए तो आपके लिए न्यूज़ इस्लामाबाद में शुरू हो गया। अच्छा, इस्लामाबाद में आप घर बैठे, आप उनके एक्साइज पे नंबर है, उन्होंने शॉर्ट कोड दिया है, ठीक है, वो आप घर आएंगे, रजिस्टर करेंगे बिल्कुल। और इससे ना एक एजेंट माफिया जिसकी मौत हो गई, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले आप गाड़ी लेते थे, क्योंकि मुझे शौक है गाड़ी लेने बेचने का, जब आप गाड़ी लेते हैं ना तो जी उसके टोकन पेड नहीं है, आप उसके टोकन पे करें, फिर आप एजेंट को बुलाते थे, सर 50,000 के टोकन है, 50,000 जुर्माना होगा, जुर्माना माफ करने के लिए 25,000 रिश्वत लगेगी, ये होगा। अब वो ये पूरे पाकिस्तान में आप टोकन कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपनी ऐप से पे कर सकते हैं, कोई जुर्माना कोई कमीशन कुछ नहीं देना, विच इज वेरी गुड थिंग। बिल्कुल, आप आज अपनी गाड़ी का भी नंबर डालें, पंजाब की ई-पे ऐप है, उसी पे जाएं, वहीं से आप अपना चालान भी पे कर सकते हैं, वहीं से आपने टोकन भी पे कर सकते हैं। सिंध में भी आ गया, आपने सिंध के टोकन पे करने हैं, सही सरकार ने भी स्टेप ले लिया, वरना होता था यहाँ से पहले फाइल भेजो, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा। इस्लामाबाद में भी हो गया है, और इस्लामाबाद वालों ने एक्साइज ने एक स्टेप आगे ले लिया कि वो आपके ऑन डोर जो रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, सो साथ साथ चल रहा है। एक मसला हमारे अंदर भी मैं बताऊं, कल हमारे दफ्तर में यासिम साहब है, मुझे बता रहे थे कि जी मैंने एक्साइज का नया दफ्तर खुला है, मैं गया हूँ, बैंक की तरह टोकन लिया, 2 मिनट में गाड़ी रजिस्टर हो गई। अच्छा, मेरे अंदर तकलीफ है कि मैंने उठ के जाना नहीं है, मुझे हर चीज इस टेबल पे चाहिए कि जी वो आ जाए, तो फिर वो एजेंट मुझे जो बताएगा वो जो थे बड़ी रिश्वत लगती है, रिश्वत की कौन सी रसीद है? बिल्कुल ऐसी है। तो लाहौर की तरफ आ रहा है जिस तरह इस्लामाबाद में हो गया, अब लाहौर के लाहौर के हम एक्साइज वालों से मिलते रहते हैं, तो उधर जो उनकी अभी ग्रोथ चल रही है उसमें थोड़ा मसला ही है। अगेन नेगेटिव बात आई थी कि पिछले 3 साल से तो भी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दे सके, नंबर प्लेट नहीं दे सके। हाँ। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो घर भी आ जाएं तो हाँ। वो तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि वो बायोमेट्रिक पे जाने लगे हैं। ठीक है, उसमें अगेन हमारे यहाँ पे जो है ना लॉज में बड़े लकूनाज है, मैं उनसे बात करता रहता हूँ अक्सर, मैंने उनसे ई-ट्रॉन वाली बात भी की कि यार क्यों है। ठीक है, उन्होंने कहा जी हमारे पास जो है वो सेंटर है, सेंटर को किसी अप्रूवल नहीं लेनी है, उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया, हमें पहले इसको पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा, फिर बिल पास कराना पड़ेगा, तो 2500 प्रोसेस है जिसकी वजह से ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसलिए इस्लामाबाद वाला एक्साइज जो है वो थोड़ा स्पीड में चलता है सारी चीजों में, बट सूनर और लेटर हो जाएगा एंड इट शुड बी डन। अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके चारों जो सूबों के एक्साइज हैं आपस में कनेक्टेड नहीं है। चले, मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई और घंटा आपका मैं खा गया हूँ तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और इंशाल्लाह दोबारा फिर कोई और आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी नहीं करें, भाई को दुआओं में याद रखना है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।